नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं हूं आपका अपना नीलेश सर। तो आई होप कैसे हैं आप लोग। पहले तो मुझे बता दीजिए कि सभी लोग कमेंट करके कि आप सभी कैसे हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर हम खत्म कर चुके थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, चार्जेस के बारे में पढ़ा था, है ना। आप अगर पिछला लेक्चर देख के आए हो, और जो भी बच्चा मेरे इस लेक्चर पे नया नया आया है वो पहले मेरा पिछला वाला लेक्चर देख ले, उसके बाद इस वाले लेक्चर पे आए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ रखा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था चार्ज के बारे में पढ़ा था। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। करंट पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा था। फिर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे। तो ये बेसिक बेसिक टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ के चले आए हैं। तो अब सेकेंड लेक्चर में मैं आपको क्या 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 कराऊंगा। आई होप पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसमें ओम्स लॉ कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, फिर कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9 से आप लोग 10th में ऑलरेडी आ ही चुके हैं, आ चुके होंगे, मजा आ रहा होगा सबको पढ़ के, है ना। ये 9th वाला मोशन वाला चैप्टर नहीं है फिजिक्स, कि जिसमें स्लोप कैसे जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। इतना ज्यादा पेचीदा नहीं लग रहा होगा, सब्र रखो, अभी तो पहला लेक्चर ही पढ़ा है। धीरे धीरे आगे आगे आओ, देखो तुम्हें समझ में आएगा कि असल खेल क्या है। लेकिन हाँ, मैं भी ये कहूंगा कि कंपैरेटिवली टू 9th 10th इजी है। 10th की फिजिक्स आसान है 9th के कंपैरिजन में, क्योंकि एक रीजन ये भी है ना कि आप जब 10th 9 से 10th मतलब 8th से 9th में जब आते हो, तो ये सब चीजें आपके लिए एकदम नई नहीं होती हैं। आपको इक्वेशंस के बारे में पता नहीं होता कि भैया फिजिक्स में फॉर्मूलेज आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वो टफ लगता भी है। लेकिन जब आप 10th में आ जाते हो ना, तो आपको पता है कि भाई इसमें फॉर्मूले आने होंगे, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक, तो आप उससे यूज टू हो चुके रहते हो। ठीक है ना, जब आप उससे यूज टू हो तो आपको पता है, मेंटली बच्चा प्रिपेयर रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड लेक्चर। तो चलो, तो नेक्स्ट अगला हमारा जो टॉपिक है, लास्ट वाली बार हमने को सवाल किया था, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बात, इलेक्ट्रिक तो सर समझ में आ रहा है, व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर अगर हम आपसे सिंपली इस शब्द पोटेंशियल के बारे में जाने, तो आप पोटेंशियल के बारे में क्या कहेंगे। सर पोटेंशियल का मतलब यह है, आप किसी भी चीज की कैपेबिलिटी बता रहे हो कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, यही कह सकते हैं हम, है ना। इसकी कैपेसिटी बताता है। तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखो बेसिकली है क्या, समझना। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है। ठीक, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चल, ये भी मैंने बताया था कि चार्ज अपने अंदर से कुछ निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस कहते हैं। ध्यान से समझना, एकदम बहुत आराम से एक एक चीज समझाते हुए मैं चलूंगा। ये जो लाइन निकल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल लाइन की वजह से एक माहौल बनता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन, ट्रिक लाइन। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिकल लाइन की वजह से एक माहौल हमारे इसमें डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक लाइन भी पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चला। अब देखो मुद्दे की बात क्या है। हम सबको पता है कि अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो उनके जो इलेक्ट्रिकल लाइन का नेचर होगा वो बाहर की तरफ होगा, मतलब डोनेटिंग नेचर होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल लाइन क्या कर रहा है, डोनेट कर। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ लिया, कोई दिक्कत। एक चार्ज है, उसकी एक फील्ड की बात हम कर रहे हैं। अब मैं ये कहूं आपसे, इससे इनफाइनाइट दूरी पे, कहा किस दूरी पे, इनफाइनाइट दूरी पे। चलो इनफाइनाइट इधर ना बना के मैं इधर कहीं बना देता हूं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अनंत डिस्टेंस पे, अगर हमने यहां पे कोई स्मॉल चार्ज रख दिया क्यू नॉट, कि इस क्यू नॉट का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहते हैं, इसको नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज,
ठीक है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ? टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ छोटा चार्ज। ठीक, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है यहाँ पे? छोटा चार्ज। ये छोटा सा चार्ज। अच्छा, क्यों उसको छोटा करें? अरे भाई, इस बड़े वाले चार्ज के कंपैरिजन में ये वाला चार्ज हमारा क्या है? बहुत छोटा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाथी के रिस्पेक्ट में चींटी का मांस नेग्लेजिबल होता है, हम उसको मानते ही नहीं है। उसी तरीके से किसी भी सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में हमारा जो छोटा चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अब समझना, ये वाला जो सोर्स चार्ज है, इस वाले चार्ज को मान लेते हैं चार्ज ये है, इसको क्या करेगा? इधर की तरफ रिपल करेगा ना। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अबे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपल करने की कोशिश करेगा ना भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ये तो इसको रिपल करेगा ही करेगा। अगर ये इसको रिपल कर रहा है, उस बीच में अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को पकड़ के इस फील्ड में ले आए, मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट इंफिनिटी है। अगर आप इस चार्ज को ऐसे पकड़ के ए पॉइंट तक ले आते हैं, तो जब आप इसको लाएंगे तो इसको आप क्या करेंगे भाई? आप निकालेंगे पोटेंशियल। ठीक है, कर क्या रहे हैं आप? इसको क्या करेंगे? जब आप इसको पकड़ के यहां से यहां तक लाएंगे तो इस पर आप कुछ फोर्स लगाएंगे ना। बिल्कुल सर, फोर्स लगाएंगे, और फोर्स डिस्प्लेस भी करेगा। जब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा, जब तक ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस नहीं करेगा, तब तक वो आएगा नहीं? आएगा, बिल्कुल सही बात है। वो डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं एस। किसको ला रहे हैं? चार्ज को। अगर हम इसको कहें तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है? वर्क ही तो देता है ना। तो जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से उठा के दूसरे, मतलब टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा के इस फील्ड में ला रहे हैं, तो इस फील्ड में लाने के लिए आप जितना वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाता है? पोटेंशियल हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज पे होने वाले काम को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। बेटा बहुत सिंपल डेफिनेशन है, याद रख लेना। और यहीं से मैं अभी बोर्ड एग्जाम का एक सवाल करा दूंगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। याद रख लीजिएगा कि जूल पर कूलम को ही हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अब यहीं पे हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज 1 वोल्ट? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करके ये चीज लिख दूं, क्वेश्चन कि व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आप क्या जवाब देंगे? सर, जब हमारा 1 जूल काम हम 1 यूनिट चार्ज पे कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम, इसको हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। अरे भाई, ये क्वेश्चन इतनी बार सीबीएसई में पूछा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कई बार पूछा है भाई साहब, कई बार पूछा है। तो ये बढ़िया सा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी लोग को। समझ में आ रही होगी तो हाँ ना लिख देना पड़ेगा भाई कमेंट में। ठीक है, कमेंटबाजी करिए, हाँ ना लिखिए इसमें। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आप चाहें अगर आपको फोर्स दे दूं, डिस्प्लेसमेंट दे दूं, तो भी तो आप वर्क निकाल लोगे ना। और चार्ज दे दूं जो 4 से डिवाइड कर लोगे, यहाँ पे भी क्यों नॉट कर दो। ठीक, कोई कंफ्यूजन? तो ये होता है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनिएगा मेरी बात, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, एक चीज और आता है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है? पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया खेल? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो सर वही है, खतरनाक एकदम। अबे वही है, डोंट चिंता हम जिंदा। तो फिर से वही चार्ज ले लिया क्यों?
अब ये चार्ज अपने अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस को निकालेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, निकल रहा है ना क्या, इलेक्ट्रिकल लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिकल लाइन एक आपस में एक माहौल बनाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया सर, शानदार, एकदम दिल खुश हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मुन्ना, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा चार्ज इंफिनिटी पे रखा था, अब हम क्या करेंगे, इसी चार्ज को इस फील्ड के अंदर रख देंगे। मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या सिस्टम है, उसको तुम लेकर क्या कहना, अनंत लेके चले गए, मतलब लेके तुम बहुत दूर भाग गए हो। यहां तुमने क्या किया, उसको लेके बहुत दूर भाग गए हो, एकदम आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि तुम पैसे वाले हो, तुम आईटी से हो, ठीक है, तुम आईटी से हो, तुम्हारा पैकेज लग गया, तुम लेके निकल लिए। कहाँ लेके निकल लिए, सपोज करते युगांडा, तुम युगांडा तुम्हारा देश हो गया, युगांडा के तुम प्रधानमंत्री बन गए हो आईटी से होने के बाद। अब भैया तुम्हारे गर्लफ्रेंड के अब्बा की हिम्मत नहीं कि उसको लेके चले आए, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। अगर वो वहां से जाके यहां से पकड़ के लेके चले आते इंडिया में, तो ये कहा जाता कि ये देखो मिश्रा जी का बहुत पोटेंशियल है, वो अपने लड़की देखे, वो जो आईआईटी वाले लेके चला गया था युगांडा, युगांडा से लेके चले आए, समझे। लेकिन तुम साले गरीब हो, तुम साले क्या हो, गरीब, यू आर सो गरीब, तुम गरीब हो। यही तुम यहाँ बनारस से भागे हो, कहाँ जा रहे हो, जाके इलाहा प्रयागराज में छुप गए, सोचो कि कुंभ की भीड़ में कोई पहचानेगा नहीं। तुम कहाँ गए, किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे, मान लो इस बी पॉइंट पे तुम प्रयागराज में टेस्ट चार्ज को लेके हो, ठीक। अब भाई समझना, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए बी से ए पे लेके जा रहे हैं, तब आपका पोटेंशियल क्या होगा। अरे सर तब तो हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल का, VB माइनस VA बराबर W बाई क्यू नॉट। तो जो आप वर्कडन कर रहे हैं वो किसके डिफरेंस में कर रहे हैं, VB माइनस VA के डिफरेंस में कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ये कैलकुलेटेबल है, लेकिन ये कैलकुलेट आप नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी तो आपको पता ही नहीं है कहाँ है क्या। अरे कहाँ से ले पाओगे, जब तुमको एक डिस्टेंस पता होगा तब ना तुम लेके आओगे। तुम्हें यहाँ डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन यहाँ तुमको डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लोगे इस पॉइंट पे। इसीलिए किसी भी दो सेल में सर्किट के अंदर जो सेल बनाया जाता है, ये तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अरे सर हाँ, हमको तो क्लास 8 में ये चीज पढ़ाई गई थी। तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये दो एंड्स हैं सर्किट के, मान ले ये ए है, मान ले ये बी है, तो इनके बीच में ही तो तू करंट निकालेगा ना, तुम इन्हीं के बीच में करंट निकालोगे, तो इनके ही बीच में तुम पोटेंशियल भी निकालोगे, तभी तो तुम एक एंड से दूसरे एंड के बीच में वर्कडन कैलकुलेट कर सकते हो ना भाई। समझ में आई मेरी बात। तो असलियत में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, हम हमेशा किसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ये चीज याद कर लेना, मतलब याद कर क्या लेना, एकदम दिमाग में अच्छे से रखे रहना कि हम कैलकुलेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, जूल पर कूलम, बोले तो वोल्ट। सर यहां पे भी वही चीज है, यस, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। यहां पे भी तुम लिख सकते हो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज या वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, यहां भी आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, ठीक है। किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पे हम कितना काम कर रहे हैं वो हमें कौन बताएगा, हमारा पोटेंशियल बताएगा कि हम कितने पोटेंशियल से वर्क कर रहे हैं। समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन, सर नो कंफ्यूजन, आगे चलते हैं, डोंट चिंता। चलिए, अरे सर ये क्या है, ये तो हम कभी सुने ही नहीं,
ये जो टॉपिक है इसका नाम है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सर ये क्या होता है? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था अपने जीवन में आज तक, ना ही हमारा स्कूल का मास्टर बताया। देखो अब हम बता दें कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ने बताया होगा इसको, लेकिन इस वे में नहीं बताया गया। मैं बता देता हूं उन्होंने किस वे में बताया गया होगा। उन्होंने कहा हाउ करंट फ्लो इनसाइड अ वायर। वायर के अंदर किस तरीके से करंट फ्लो करता है, उन्होंने इस वे में आपको बताया होगा कि हमारे कंडक्टर में, वायर में कैसा करंट फ्लो करता है। तो पहली बात ध्यान से सुनिए, इसका बहुत ही प्यारा सा खेल है। सपोज करो हमारे पास कोई कंडक्टर है, बहुत मजे से बताऊंगा, ध्यान समझना। ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर। एक एंड बड़ा एक एंड छोटा हो गया क्या? ये गलती हर बार हो जाती है। चलो अब नहीं होगी गलती। देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हम सब लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर वो तो होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके अंदर क्या है? हमारा ये कंडक्टर। कंडक्टर भी ना कर, इसको हम कह सकते हैं वायर। इसे हम कह सकते हैं कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर कहते हैं इसको, ठीक है, समझना। अब इस कंडक्टिंग वायर के अंदर हम सब जानते हैं कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सब कोई इधर मूव कर रहा है, 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 कोई इधर मूव कर रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटे, ये आपस में जिगजैग मोशन कर रहे हैं, इधर उधर इधर 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 उधर इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो इनका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। अब समझना, जब ये पूरी तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है, हमारा कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है भैया? रैंडम मोशन कर रहा है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहा है, तो सर मोशन तो कर रहा है, तो क्या करंट बहेगा? ना। सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, तो भी क्या करंट बहेगा क्या? नहीं बाबा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। असलियत में मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं, क्लास 10th में ना असल डेफिनेशन बताई ही नहीं जाती है। असलियत में जो करंट की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमारा करंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो हम क्या कहते हैं? उसको करंट कहते हैं। मतलब करंट बहने के लिए वेलोसिटी का कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होना जरूरी है। समझे भाई? तो यहां ध्यान सुनो, अभी तक हमने इसको कुछ नहीं किया, बस ऐसी तार है, लाइट बंद है और ये रैंडम मोशन किए जा रहा है। अब जैसे ही, चलो दूसरा डायग्राम बना देते हैं आप लोगों के लिए। जैसे ही हमने क्या किया, इस वायर को हमने किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका हायर पोटेंशियल, ये इसका लोअर पोटेंशियल, वी पोटेंशियल, ठीक। और इस सर्किट के अंदर हमारे जितने इलेक्ट्रॉन थे, जैसे हमने करंट सर्किट से कनेक्ट किया पोटेंशियल से, तो इसके अंदर से निकलेगा करंट इन द टर्म्स ऑफ आई। बेसिकली करंट नहीं निकलता है, एनर्जी निकलती है इन द टर्म्स ऑफ करंट। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है करंट के टर्म्स में, ठीक।
तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, सब एकदम सिस्टमैटिक मैनर में हमारे पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ मोशन करने लगेंगे, एकदम वी वेलोसिटी से, ऐसे एकदम बढ़िया से। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर हो जाएगा, हमारा ये हमारी साइड पॉजिटिव है, ये हमारी साइड निगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होने लगेगा, जबकि ध्यान से सुनना बेटा, करंट हमारा किधर से बह रहा है, आई इधर से, ठीक। और सुनना मेरी बात, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, वो है आपका निगेटिव से पॉजिटिव, जबकि करंट का फ्लो किधर है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे बहेगा, पॉजिटिव टू, सॉरी, निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ना, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। जबकि करंट कैसा बहेगा, पॉजिटिव, करंट हमारा बहेगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई दिक्कत। अब सुनो मजे की बात क्या है, ये तो करंट बह रहा है सब बता दिया, अब सुनो जो अब थोड़ा सा हाई लेवल की बात करते हैं। इस कंडक्टर के अंदर एक मजेदार चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं आयंस, ठीक है। कंडक्टर है तो ये छोटे छोटे हमारे क्या प्रेजेंट्स हैं, आयंस प्रेजेंट है। अब सुनना मजेदार, बहुत ही खतरनाक बात बताने जा रहा हूं, एकदम फाउंडेशन लेवल, तो जिसको ना पचे वो ना सुने। ये देखो, ये हमारे कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, आयंस प्रेजेंट है। अब सुनना होता क्या है, यहां मैं तुमसे 3 सवाल पूछ लेता हूं, उस 3 सवाल के बाद इसका जवाब देता हूं। देखो पहला सवाल यह है कि जब तुमको ये चीज दिखाई दे रहा है सर्किट के अंदर कि इधर से करंट निकल रहा है, इधर से एंटर कर जा रहा है, तो सर बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि जब हमारा करंट इधर से निकला और इधर वापस चला जा रहा है बैटरी के अंदर, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज काहे हो जाती है, ठीक। दूसरी चीज, किसी भी वायर या बैटरी के अंदर हीटिंग इफेक्ट कैसे डेवलप होने लग जाता है, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है या नहीं, सोचो, क्यों किसी कंडक्टर के अंदर हमारा हीटिंग इफेक्ट डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, एक सेकंड यार, एसी क्यों नहीं काम कर रहा है, सही है, फैन बंद करे, एसी चलाए खाली। एक सेकंड पानी पी के आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि हमारा क्या सवाल पूछा, मैंने 3 सवाल पूछा था कि पहले कि भैया बैटरी हमारी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है। दूसरा सवाल यह है कि अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है तो हमारा वायर गर्म क्यों हो रहा है। यह भी एक क्वेश्चन है कि वायर गर्म काहे हो जाता है भाई, ऐसा क्या होता है कि हमारा वायर गर्म हो जाता है, आओ समझते हैं। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मोशन करते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस आयन से टकराने लगते हैं, ध्यान समझना बेटा। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे आयंस के साथ इस तरीके से टकराते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ टकराता है तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है। सुनना, बहुत ध्यान सुनना, जैसे ही हम चल रहे हैं, जब मंदिर में चलते हैं, मंदिर में भीड़ लगी रहती, लाइन में लगे रहते हैं, तो ऐसे से चलते हैं,
ऐसे ऐसे चलता है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी लड़ लड़के इससे चलता है लड़ता है। जब वो लड़ता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, ये बैटरी इसको पीछे से एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन का कि भाई तू आगे चल। इस वजह से हमारे बैटरी की एनर्जी डिक्रीज होने लग जाती है। समझ में आई बात? क्या होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन आयन से टकराया, बैटरी ने अपनी एनर्जी लूज की। जैसे ही उसने अपनी एनर्जी को लूज किया, तो हमको पीछे से बैटरी हमको क्या करती है, एनर्जी देती है कि नहीं भाई तुम चलो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इलेक्ट्रॉन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इलेक्ट्रॉन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हमारा जो एनर्जी है, पीछे से एनर्जी दी जाती है इन द टर्म्स ऑफ करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है। इससे करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो of charge with constant velocity is called current. Rate of flow of charge with constant velocity is known as current. यहीं पे फॉर्मूला होता है I is equal to V by R। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम ओम्स लॉ आपको बता देंगे। तो एक और बात तुमको मैं यहां पे बता दूं। अच्छा, आपसे 10th क्लास में यही पूछेगा बस कि भैया हमारा बताइए सर्किट में करंट कैसा फ्लो करता है। तो आप ये बताओगे कि हमारे सर्किट के अंदर पॉजिटिव से करंट आता है, निगेटिव तरफ जाता है, जबकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। बस। अब एक और बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन के अंदर की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज कर ले, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर के लिए हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, इसको बेटा कहा जाता है, इस चार्ज का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इसके फॉर्मूले को आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो क्लास 12th में है, यहां पे आपसे कोई लेने देने वाली बात नहीं है। बस इतना याद कर लीजिए, इतना नाम याद रख लीजिए कि कंडक्टर के अंदर की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कन्फ्यूजन? सर नो कन्फ्यूजन। कोई समस्या? नो समस्या। आगे चले, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक पन्ना छोटा है क्या? चलो अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड द कंपोनेंट्स। अब देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करिए ना करिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। भाई कंडक्टिंग वायर को, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसको हम एक सिंपल वायर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला अगर आप देखिए किसी भी वायर में दो ठो ऐसे लाइन बना दी गई, इसका मतलब है कि इस वायर के अंदर जॉइंट्स बनाए गए। इस तरीके के वायर को आप क्या कहेंगे, वायर क्रॉसिंग कहेंगे, विदाउट कनेक्शन, जिसमें कोई भी कनेक्शन करंट का नहीं। इसको कहते हैं बेटा कैपिटल आर, जिसको रजिस्टर कहते हैं, और ये हमारा होता है वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल। इसे कहते हैं रियोस्टेट, ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये सब थोड़ा सा भी आगे बताऊंगा। ये है हमारा प्लग की स्विच, जो हम लोग स्विच बनाते हैं। ये है भैया ओपन, अगर इसमें बिंदु नहीं लगा है तो ओपन है, बिंदु लग गया तो ये क्लोज्ड है। ये है टैपिंग की, इसको कहा जाता है। क्लास आपके स्कूल में आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। ये हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल बेल का सिंबल है, ये टर्मिनल का सिंबल है, और ये सेल का है। ठीक है, सुनना डिफरेंस क्या होता है सेल और बैटरी में, कि जब सिंगल कनेक्शन होता है इसको सेल कहते हैं। अब जब मल्टीपल कनेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा वोल्ट मीटर, और ये मेरा
एमीटर, एमीटर को भी बहुत जगह क्या कहा जाता है, एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। एम्पियर मीटर का मतलब क्या होता है, जो ऐसा डिवाइस जो हमारे करंट को मेजर करे, अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट, लो वैल्यू ऑफ करंट, उसको हम क्या कहेंगे, एमीटर या एम्पियर मीटर कहेंगे। इसको एकदम दिमाग में याद रखना। चलो आगे चलें। अब आता है हमारा बहुत ही बेहतरीन सा लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है समझते हैं, व्हाट इज ओम्स। देखो ओम्स चाचा ने एक लॉ दे दिया था। उन्होंने लॉ ये दिया, उन्होंने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये सर समझ में नहीं आया, रुको हम समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। यही बात कही उन्होंने। कहा लेकिन एक बात बताइए, अगर आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो हमारा जो डिवाइस है वो तो उड़ जाएगा, वो तो ब्लास्ट कर जाएगा। तब उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने कहा देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमने लगाया एक R जिसको कहा हमने कांस्टेंट, और इस R को बेटा कहते हैं रेजिस्टेंस। पहले तो ये समझ लीजिए ओम्स लॉ यही है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है भाई। बस इतना ही ओम्स लॉ। V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है, I हमारा क्या है, करंट है। पहले तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात यहां पे समझा देता हूं और समझते चलना पहले। अब जब तुम सिर्फ इस रिलेशन को देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको ध्यान समझना बेटा। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये हमारी I की एक्सिस है और ये हमारी V की, तो इनका जो स्लोप होगा भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलो हाँ या ना। एकदम से डायरेक्टली बढ़ रहा है। मतलब ये एकदम इस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा V बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा I बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा V बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा I भी बढ़ता जा रहा है। तो इनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्लोप के बराबर होगा, जिसको हम कहेंगे R, बोले तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको हम कहेंगे, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, स्लोप जो होता है वो हमेशा tan थीटा के बराबर, और tan थीटा हमारा क्या होता है, V बाई आई। क्योंकि यहां से जब आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V बाई आर, और R इज इक्वल टू V बाई आई। ये दो फॉर्मूले आपको और मिल गए। देखो करंट निकालने का एक फॉर्मूला और मिल गया कि नहीं मिल गया, V बाई आर भी मिला और V बाई, और रेजिस्टेंस निकालने का V बाई आई भी मिला। तो देखो दो फॉर्मूले आपको और अलग से मिल गए कि नहीं मिल गए, हाँ सर मिल गए। तो सर अब ये क्या होता है, आओ बताते हैं। इसे कहते हैं बेटे रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आप अभी अभी 9 से 10th में आए हो, छोटे हो, इसलिए मैं आपको एकदम क्लास रूम की तरह पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो 1.5 घंटे में वन शॉट भी पढ़ा के खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आराम आराम से पढ़ते। एक एक चीज देखो मैं बोर्ड पे खुद लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि नहीं आप खुद ही सोचो। मैं एक एक चीज पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें बोरियत फील होगी, लेकिन मैं एक एक चीज को पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब सुनो, बहुत ध्यान समझना बाबा, मजा आएगा, बहुत खतरनाक वाली बात है। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम्स, ओ
क्योंकि इसको ओम्स जी ने दिया था और इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कैसे पता है ओम्स को? और दिखाएं। ओम्स को देखो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये क्या है? ओम्स। अब मैं तुमको एक और बात बताता हूं, यहां पे आप देखोगे तो करंट जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसको याद रख लेना, मुझे मैं यही बताने वाला था कि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा हम सिर्फ क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम 12th में जाएंगे या जेई और रीट की तैयारी करेंगे ना, तो करंट को स्केलर नहीं माना जाता है। करंट को एक अलग ही क्वांटिटी बताई जाती है, विच इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। जबकि हमारे वो सिलेबस में नहीं है, तो हम आपको ये चीज बता के और कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अभी हमारे जो सिलेबस में है कि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अवर स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात रेजिस्टेंस समझ में आ गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, रेजिस्टेंस है क्या? आओ समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? करंट का ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा प्रोसीजर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज। जैसे तुम खुद सोचो कि तुम रोड पे बाइक चलाते हो, तुम मस्त एकदम बाइक तेज चला रहे हो, अचानक से ब्रेकर आ गया, तुम अपनी स्पीड कम करोगे? अगर तुम नहीं भी करोगे तो भी उससे टकराने के बाद स्पीड कम हो जाएगी गाड़ी की। तो उसी तरीके से हमारा रेजिस्टेंस होता है कि जैसे ही बहुत तेजी से करंट आ रहा है, जैसे ही वो रेजिस्टेंस से पार करता है, करंट की रफ्तार क्या हो जाती है? कम हो जाए। तो बेसिकली क्या है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट, या इट इज अ फिनोमिना of decrease the rate of flow of charge। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है? इस फिनोमिना को क्या करता है? डिक्रीज करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चे? ये सिंबल है ये, और इसको आर, कैपिटल आर से भी कहा जाता है। तो और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ध्यान से समझ लेना। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम्स। एसआई यूनिट इज चाचा ओम्स, OHM', या तो ऐसा सिंबल। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब कहीं पे भी आप अगर ऐसा कुछ देखें ये, तो इसका मतलब क्या है? ये रेजिस्टेंस है। अब सुनो, ये तो बात है भाई रेजिस्टेंस की, ये एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। लेकिन एक चीज और होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर समझ लेना बेटे, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है सर? देखो, रजिस्टर डिवाइस होता है। रेजिस्टेंस जैसे कि फिनोमिना है, वैसे ही रजिस्टर हमारा क्या है? डिवाइस है। सर कैसा डिवाइस है? मतलब समझ में नहीं आया। देखो, रजिस्टर डिवाइस का मतलब यह है कि भाई रेजिस्टेंस को अकर कराने के लिए भी तुम मटेरियल में कुछ लगाओगे ना, तो वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, जब हम लगाते हैं तो वो रेजिस्टेंस को प्रोसेस कराता है सर्किट के अंदर। तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, इसको हम लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस which is used, it is a device which is used to decrease the rate of flow of चार्ज। ठीक, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं?
रेजिस्टेंस को अकर्स करते हैं। और अगला टॉपिक जो है भाई बहुत ही प्यारा सा है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अरे सर अब ये क्या होता है? अबे देखो, रेजिस्टेंस एक प्रोसेस है, रजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है। अरे सर ये सब क्या चल रहा है? तो रेजिस्टिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। ठीक है, अब सुनो, जैसे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका लेंथ मान लेते हैं L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एल क्या है? हमारा लेंथ है, ठीक है। एल हमारा क्या है? लेंथ है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। तो भाई हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपका रेजिस्टेंस भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट बात आपसे कह रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? घटती चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस घटा। मतलब अरे भैया मोटा तार लेते हो तो लंबा समय तक चलता है ना, कम जलता है ना गर्मी में। वही तुम पतला तार लोगे तो जल्दी ना जलेगा, एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएंगे ज्यादा तो हीट बहुत ज्यादा डेवलप होगी, हीट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो वायर खराब हो जाएगा, वायर जल जाएगा हमारा। इसीलिए इस फिनोमिना का यूज करते हैं। अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, अगर मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो कोई कांस्टेंट लगाऊंगा? हाँ, R इज इक्वल टू रो L/A। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लग गया रो। इस रो को कहते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। इसी रो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है जो लेंथ और एरिया पे हमारे कंडक्टर को डिपेंड कराती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, व्हाट इज रो, तो रो इज इक्वल टू RA/L। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम्स इंटू मीटर क्यूब बाई मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा? ओम्स इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या हुई? इसकी SI यूनिट। क्या हो गई? SI यूनिट हो गई। समझे? तो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है हमारे मटेरियल का। किसका? किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? हमारी रेजिस्टिविटी है, जो कि किस बात पे डिपेंड करती है? लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? कोई कन्फ्यूजन? सर नो कन्फ्यूजन। ये समझ में आ गया होगा। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको पढ़ा दे रहा हूं। देखो टेम्परेचर का मतलब क्या है, यहां पे टेम्परेचर की बात कैसे आ गई, यहां टेम्परेचर कहां से आ गया? अब सुनो मेरी बात। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है, जब हम किसी करंट के अंदर कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो कराते हैं तो सारे आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, या इलेक्ट्रॉन हमारा आयन से टकराता है। तो जब वो टकराएगा तो टकराने की वजह से क्या डेवलप होगा? एनर्जी रिलीज होगी।
टकराने की वजह से कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो जो हीट एनर्जी डेवलप होगी तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। अरे तुम खुद सोचो, तुमको पता है ना, ऐसा कहा जाता है ना कि जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी लाइट उतना ज्यादा जाता है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों गर्मी में लाइट जाता जाता है भाई? क्योंकि गर्मी में क्या होता है, एक तो बाहर का टेम्परेचर, ऊपर से वायर के कंडक्टर के अंदर का टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, या जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वहीं पे हमको कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया गया विच इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू रो2 माइनस रो1 अपॉन रो1 T2 माइनस T1। यहाँ पे T1 T2 क्या है भाई? एक सेकेंड, गर्मी लग रही है, एसी चला लें, यहाँ हमें गर्मी लगने लग गई पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रो1 रो2 क्या है? रो1 रेजिस्टिविटी। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। देखो राइज इन टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा ये। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2। यहां पे बेसिकली होता है T। यहां पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये भी लिख सकते हो। कई कई किताबों में आपको ये दिया रहेगा। तो इसका मतलब है टी क्या है, यहाँ दो अगर टेम्परेचर दिया है तो T2 माइनस T1 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या है आपके पास? अल्फा दिया हुआ है, और हमारा आर क्या है जिसको हमको निकालना है, और R0 जो है वो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है जो हमको दे रखा है। ठीक है, अब हमको सबको पता है कि टेम्परेचर हम किस में कैलकुलेट करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड में ही कैलकुलेट करेंगे, उसके अलावा हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलो आगे चलते हैं। अब आगे आएंगे हमारे पास सवाल, बोले तो क्वेश्चंस। ठीक, तो सबसे पहले पहला सवाल करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना। देखो सवाल कराने की ट्रिक तो यार मैंने तुम लोग को समझा ही दी है ना। सवाल कैसे कराता है, कुछ भी ना आए तो बस पहले ये देख लो कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं हाउ मच वर्क। सीधी सीधी बात, वर्क निकालने को कह रहा है क्वेश्चन, वर्क बताइए। ठीक है, हाउ मच वर्क, कितना वर्क हो रहा है इन मूविंग चार्जेस 2 कूलम, मतलब 2 कूलम चार्जेस पे। इसका मतलब आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, मतलब आपको 12 वोल्ट भी दे रखा है पोटेंशियल। ठीक है, तो एक बात बताओ, बहुत आसान नहीं है। फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू निकालना है ना? तो V की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 12 वोल्ट बराबर W हमको नहीं पता है, Q की वैल्यू दे रखी है 2। तो क्या हो जाएगा इधर देख लो, तो W इज इक्वल टू 12 इंटू 2 कितना हो गया? इतना ही ना जूल, 12 दूनी 24, 24 ऑफ जूल एनर्जी मिल गई हमको। कितना वर्क हमने किया? 22 जूल। सही है ना? चलो आगे चले, अगला सवाल करा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू द कंडक्टर रेजिस्टेंस। आप देखो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तुमसे इसने खुद कह दिया कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल, मतलब क्या निकालने की बात कर रहा है? V निकालने की बात कर रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें सर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दो, मतलब V निकाल के दो। आपको V निकालना है, दिया क्या क्या है सर? रेजिस्टेंस दे दिया है, R की वैल्यू दे दी आपको 5 ओम। ठीक है, और करंट I दे दिया है आपको 1.5 एम्पियर। ठीक है, इतना ही दे रखा है। तो हमको पता है ना भैया फॉर्मूला, व्हाट इज V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो हमको V निकालना है, तो V की वैल्यू कितनी नहीं पता, I की वैल्यू कितनी
1.5 इंटू आर की कितनी 5 ओम। क्या तुम यहां कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकता है रे? बस जल्दी से निकाल देना। ठीक, आई बात समझ में? देखो आसान आसान प्रॉब्लम ले लो, अभी आगे टफ टफ प्रॉब्लम लूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुर्सी पेटी थोड़ा बांध देना, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे करवाऊंगा मैं, ठीक है? अभी तो एकदम लुल्लू टाइप प्रॉब्लम करा दे रहे हैं, फॉर्मूले पे रखने वाला, क्योंकि तुम लोग नए नवेले हो अभी 10th में। ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम शुरुआत में करा देंगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम करा दे रहे हैं यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच करंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉन, मतलब फिर से हाउ मच करंट, मतलब इतना स्टेटमेंट बता दिया कि आई की वैल्यू निकालो, इतना स्टेटमेंट हमको बता दे, करंट बताओ। अब करंट निकालने के लिए दिया क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है और रेजिस्टेंस दे दिया है। तो ए वाले का तुम नहीं निकाल सकते हो भाई? सर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। वी ए वाले में दे रखा है हमको 220 वोल्ट, आर हमको दे रखा है 1200, एक जीरो से एक जीरो गया तो 22 बाई 120, इतना एम्पियर। सॉल्व कर लेना। बी वाला पार्ट की बात करें तो उसमें भी यही करना है, लेकिन पोटेंशियल दे रखा है, इसको I1 ले लो, ठीक, इसको ले लो I2। V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, मतलब V बाई आर। इसको भी V, देखो दोनों में V की वैल्यू सेम है, तो इसको V रहने दें और इसको R1 इसको R2 चेंज कर सकते हैं। तो V कितना है 220 वोल्ट, R2 की वैल्यू कितनी है 100, तो एक जीरो तो 22 बाई 10 एम्पियर। आंसर आ गया भाई, यही हमारा आंसर है, खत्म। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। आप चाहे अपनी सांस लेना भूल जाए, लेकिन यूनिट लेना नहीं लिखे भूलेंगे आप, ठीक। आज की सेवा समाप्त। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स वोट्स लिख लिया करिए, जो नहीं समझ में आया वो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको बताएगा। यहाँ तक समझ में आया? तीसरे लेक्चर में मिलेंगे, थोड़े और सवाल कराएंगे। ओम्स लॉ हो गया है यहाँ पे, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, थोड़े से रजिस्टिविटी वगैरह पे भी सवाल अभी हम कराएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद मुश्किल से मुश्किल ये जान लो, दो लेक्चर और लगेगा, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।